आप सभी को नमस्कार। एसएलसी क्लास के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारा हिंदी व्याकरण में समास टॉपिक चल रहा था और समास में हमने समास के भेदों के बारे में चर्चा कर ली कि मुख्य रूप से समास कितने प्रकार का होता है। तो वर्तमान में जो समास के भेद होते हैं वो कितने होते हैं भाई? 6 भेद होते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 6। और इन 6 भेदों में हमने सबसे पहले किसकी बात कर ली? एक तो अव्ययी भाव समास की बात कर ली और एक कर्मधारय समास की बात हमने कर ली। इन दो समासों की चर्चा हम कर चुके हैं। इनमें देखिए, ये जो अव्ययी भाव समास है इसके बारे में जब हम पढ़े तो हमने देखा कि जिस समास में कौन सा पद प्रधान हो, प्रथम पद प्रधान हो, वहां कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जिस समास का प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो। जिस समास का प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। और जिस समास का प्रथम पद किसके जैसे हो? उपसर्ग जैसा हो या उपसर्ग हो, वहां भी कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अव्यय को ही क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। अव्यय को ही क्या कहते हैं? अविकारी। और ये जो अविकारी शब्द होते हैं वो कहते किसे हैं? कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कौन सा समास कहा जाता है? सॉरी, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द कहा जाता है। हमने अव्ययी भाव समास के बारे में फिर एक बात और देखी कि जहां जहां संज्ञा संज्ञा या फिर अव्यय अव्यय पदों की क्या हो भाई? अव्यय अव्यय या फिर संज्ञा संज्ञा पदों की क्या होती है? आवृत्ति होती है। प्रथम पद भी संज्ञा हो और द्वितीय पद भी संज्ञा हो, प्रथम पद भी अव्यय हो और द्वितीय पद भी क्या हो? अव्यय हो। तो जहां अव्यय अव्यय और संज्ञा संज्ञा पदों की आवृत्ति होती है वहां कौन सा समास होता है? वहां कौन सा समास होगा भाई? अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास में हमने एक बात और देखी कि अव्ययी भाव समास के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई? 2 भेद। एक तो क्या होता है? अव्यय पद पूर्व। एक तो क्या होता है? अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। और एक होता है नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। अव्यय पद पूर्व में प्रथम पद अव्यय होगा, दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। नाम पद पूर्व में पहले नाम यानी कि पहले संज्ञा पद होगा, बाद में अव्यय पद होता है। तो अव्ययी भाव समास की हमने परिभाषा क्या देखी कि जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो, प्रथम पद उपसर्ग हो या फिर प्रथम पद अव्यय हो तथा द्वितीय पद या दूसरा पद क्या हो? संज्ञा होता है, वहां कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। दूसरे नंबर पे हमने बात करी कर्मधारय समास की। इसमें एक पद तो क्या होता है? विशेषण। एक पद क्या होता है? विशेषण। और एक पद क्या होता है? विशेष्य। विशेषण और विशेष्य शब्द नहीं देखने को मिले तो आपको क्या मिल सकता है? उपमान और उपमेय। जहां उपमान और उपमेय का बोध हो वहां कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। विशेषण क्या होता है? विशेषण का अर्थ होता है विशेषता। और विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताते हैं भाई? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण का अर्थ क्या होता है? विशेषता। और विशेष्य का अर्थ क्या होता है? जिसकी संज्ञा और सर्वनाम की। किसकी विशेषता बताते हैं भाई? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और विशेष्य यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी कि या तो संज्ञा पद होगा या फिर क्या होगा? सर्वनाम होगा। और विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहा जाता है।
उपविशेषण और उपमान दोनों एक ही शब्द हैं, यानी कि इनका अर्थ अगर हम देखेंगे तो इन दोनों का अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। विशेष्य का अर्थ वही होता है जो किसका होगा, उपमेय का होगा। और कर्मधारय समास में हमने देखा कि जहां विशेषण विशेषण पदों का दौरान होता है, यानी कि प्रथम पद भी विशेषण हो और द्वितीय पद भी विशेषण हो, तो जहां विशेषण पदों का दौरान होता है वहां कौन सा समास होता है भाई, कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होता है। आज हम अगला जो समास चलेगा, हमारी जो क्लास प्रारंभ होगी वो होगी द्विगु समास से। किससे होगी भाई, द्विगु समास। देखिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि द्विगु समास क्या होता है। देखिए द्विगु समास, ये जो द्विगु शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है द्वि और एक है गु। द्विगु शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दो पदों से मिलकर बना है। एक तो क्या है द्वि और एक क्या है गु। द्वि का अर्थ होता है दो, द्वि का अर्थ क्या होता है, दो। और गु ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है गाय। क्या, द्वि का अर्थ क्या, दो, और गु यानी कि गाय। दो गायों का समूह है। द्विगु शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछे तो क्या होता है, दो गायों का समाहार। दो गायों का जो समाहार होता है उसे क्या कहते हैं, द्विगु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विगु कहते हैं। अब देखिए यहां पे ये जो दो है, जो क्या है, दो हैं, ये किसका बोध करवा रहे हैं, संख्या का। दो जो है या द्वि जो शब्द है ये किसका बोध करवा रहा है, संख्या का। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये किसका बोध करवा रहा है, संख्यावाचक का। ठीक है, द्वि जो शब्द है किसका बोध करवा रहा है, संख्या का। और ये जो गाय है ये क्या है, किसी का नाम है, किसी जानवर का नाम है, इसीलिए ये क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञावाचक या संज्ञा है। ठीक है, तो द्विगु समास की परिभाषा भी देखिए यहीं से निकल के आती है, या हम यहां से पता लगा सकते हैं कि द्विगु समास की परिभाषा क्या होगी, कि जिस समास का प्रथम जो पद होगा वो तो क्या होगा, संख्यावाचक होगा। जिस समास का प्रथम पद क्या हो, संख्यावाचक, व द्वितीय पद क्या हो, संज्ञा हो। जिस समास का प्रथम पद जो है वो तो क्या हो, संख्यावाचक, और द्वितीय पद क्या हो, संज्ञावाचक हो, या संज्ञा का बोध करवाए, वहां कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। क्या होता है, द्विगु समास होता है। क्या, जिस समास का प्रथम पद क्या हो, संख्यावाचक, द्वितीय पद क्या हो, संज्ञावाचक। और ये जो समूचा शब्द है, ये समूचा, समूचा मतलब ये जो द्विगु शब्द है, पूरा शब्द किन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों के समूह का बोध करवाता है, वहां कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो, संख्यावाची, तथा दूसरा पद
संज्ञावाची हो। दूसरा पद क्या हो? संज्ञावाची हो तथा तथा समूचा शब्द किन्हीं व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराए वहां कौन सा समास होगा भाई? द्विगु समास होता है। वहां द्विगु समास होता है। देखिए, जिस समास का प्रथम पद तो क्या हो? संख्यावाची हो, और द्वितीय पद क्या हो? संज्ञावाची हो, और पूरा जो शब्द है या समूचा जो शब्द होता है वो किसी समूह का बोध करवाएं, तो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा शताब्दी, शताब्दी। शताब्दी शब्द का समास विग्रह जब हम करेंगे तो इसका क्या होता है? शत, और शत का अर्थ क्या होता है? सौ। शत का अर्थ क्या होता है भाई? सौ। शत अब्दों, और अब्दों का अर्थ क्या होता है? वर्ष या वर्षों। ठीक है, शत अब्दों का समूह है। शत अब्दों का समूह जो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? शताब्दी के नाम से जानते हैं। देखिए, इसमें ये जो शत शब्द है या सौ है, और इधर ये जो अब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? वर्ष। जिस समास में प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची हो। ये देखिए, शत जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? सौ। ये सौ एक संख्या है, तो प्रथम पद जब संख्यावाची हो और द्वितीय पद क्या हो? कोई संज्ञा हो, और ये पूरा शब्द मिलकर किसी समूह का बोध करवाता है, वहीं कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है भाई? द्विगु समास होता है। जैसे पंचपात्र, पंचपात्र, इसका समास वगैरह क्या करेंगे? पंच यानी कितने होते हैं? पांच। पांच पात्रों का समूह। पंच पात्रों का समूह है या पांच पात्रों का समूह है। जैसे मैं लिखूं चौबारा। क्या लिखा? चौबारा। चौबारा का समास वगैरह क्या होगा? चार बारों का समूह है। बार का मतलब क्या होता है? द्वार। चार बारों यानी कि क्या होते हैं? द्वार। चार बारों का समूह है। चार बारों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? चौबारा। तो देखिए, इन सभी उदाहरणों में प्रथम जो पद है वो क्या आ रहा है? संख्या का बोध करवा रहा है। यहाँ पे 100, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, ये जो शब्द हैं ये किसका बोध करवा रहे हैं? संख्या का बोध करवा रहे हैं। और द्वितीय जो पद है, दूसरे जो पद हैं, वो क्या है भाई? कोई संज्ञा पद है, और ये पूरा शब्द मिलके किसी समूह का बोध करवा रहा है। देखिए, शताब्दी जो शब्द है 100 सालों का जो समूह है उसका बोध करवा रहा है। ये पांच पात्रों का कोई समूह है, इसका बोध करवा रहा है। ये चार द्वारों का जो समूह होता है इसका बोध करवा रहा है। क्या है? चौबारा। जैसे एक उदाहरण और देखें तो होता है चवन्नी। उदाहरण क्या है? चवन्नी। चवन्नी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? चार आनों का समूह है।
4 आनों का जो समूह होता है उसे किस नाम से जाना जाता है भाई? चवन्नी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? चवन्नी के नाम से जानते हैं। इसके अन्य उदाहरण भी आप लिख लीजिएगा। लिखो। जैसे है षड्रस। षड्रस। लिखो चौराहा। षड्रस चौराहा। आप लिखो चौखट। चौखट। चौखट का समास वगैरह क्या करोगे? 4 खाटों का समूह है या 4 खूंटों का समूह है। आप लिखिए पक्ष द्वय। पक्ष द्वय शब्द का समास वगैरह क्या होगा? 2 पक्षों का समूह है। क्या होगा? 2 पक्षों का समूह है। जैसे एक होता है चतुर्युग। चतुर्युग 4 युगों का समूह है। चतुर्युग का क्या होगा? 4 युगों का समूह है। एक होता है द्विपट। द्विपट। द्विपट शब्द का समास वगैरह क्या होगा? 2 पटों का समूह है। द्विपट का समास वगैरह क्या होगा? 2 पटों का समूह है। एक जैसे होता है सप्ताह। सप्ताह। सप्ताह का सप्ताह किससे बनता है? सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं, 7 वारों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? सप्ताह। 7 वारों का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? या 7 दिनों का समास में क्या होगा? सप्त अहन। या तो सप्त अहन शब्द दिखाई देगा आपको, या 7 दिनों का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे सप्ताह कहा जाता है। ठीक है। एक आप लिखिए दोपहर। दोपहर। दोपहर का समास वगैरह क्या करोगे? 2 पहरों का समूह है। क्या करोगे? 2 पहरों का समूह है। एक होता है दशक। दशक 10 वर्षों का जो समूह होता है उसे किस नाम से जानते हैं? दशक के नाम से जानते हैं। एक आप लिख लीजिएगा त्रिरत्न। क्या लिखना है? त्रिरत्न। एक आप लिख लीजिएगा त्रिपिटक। क्या लिखना है? त्रिपिटक। एक होता है दूमट। एक आप लिख लीजिएगा दो लड़ा। दो लड़ा। एक आप लिख लीजिएगा दो मंजिला। क्या लिखना है? दो मंजिला। दो का मतलब 2 और मंजिल का मतलब मंजिल। 2 मंजिलों का समूह है। एक आप लिख लीजिएगा त्रिवेद। क्या लिखना है? त्रिवेद। त्रिवेद का समास वगैरह क्या करोगे? 3 वेदों का समूह है त्रिवेद। त्रिकाल लिख लो। त्रिकाल। त्रिकाल। चौराया हो ही गया। चौमासा लिख लीजिएगा। चौमासा। तिराहा लिख लो। तिराहा 3 राहों का समूह। तिराहा लिख लीजिएगा। देखिए आज हम कौन से समास की चर्चा कर रहे हैं? द्विगु समास की चर्चा कर रहे हैं। और द्विगु समास कहते किसे हैं? जिस समास में प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची हो और द्वितीय पद क्या हो? संज्ञावाची हो। प्रथम पद संख्यावाची हो और द्वितीय पद क्या हो? संज्ञावाची हो। तथा पूरा जो शब्द होता है, समूचा जो शब्द होता है किसी समूह का बोध करवाता है,
उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। कौन सा समास कहेंगे उसको? द्विगु समास कहते हैं। लिख लीजिएगा। आगे देखिए, ये सारणी आपको याद रखनी है, ध्यान में रखना। जैसे देखिए, मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 से लेके 10 तक की कोई संख्या हो, क्या हो? 1 से लेके 10 तक की कोई संख्या हो। 10 के बाद में जैसे 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ठीक है। 10 से लेके 100 तक की कोई संख्या हो, 1 से लेके 10 तक की और 10 से लेके 100 तक। और देखिए 19 29 39 49 59 69 79 89 और 99। अगर आपको इन संख्याओं में से कोई भी संख्या देके पूछे कि इनमें कौन सा समास है, कौन कौन सी संख्याएं हैं? 1 से लेके 10 तक और 10 से लेके 100 तक। और ये जो 9 वाली जो संख्याएं हैं, जैसे 9 19 29 39 49 59 69 79 89 और 99, ये संख्याएं देके यदि आपसे समास पूछा जाए कि इन संख्याओं में कौन सा समास होगा, तो आपको बताना है द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा भाई? द्विगु समास। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होता है। और अब आप ये पूछें कि इनके अलावा जो संख्याएं बच गई, इनके अलावा जो संख्याएं बच गई, उनमें कौन सा समास होगा? तो आपको याद रखना है कि बीच वाली संख्याओं में कौन सा समास होगा भाई? द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। ये बात आपको नोट लगा के याद रखनी है। कौन सा समास होता है भाई? द्वंद्व समास होता है। क्योंकि बीच वाली जो संख्याएं होती हैं उनका समास विग्रह, द्वंद्व समास के जो उदाहरण होते हैं उनका समास विग्रह जिस प्रकार से किया जाता है उसी प्रकार से इनका विग्रह किया जाता है। जैसे मैं लिखूं 45, क्या लिखा? 45 लिखा, तो देखिए 45 ना तो 1 से लेके 10 तक, 10 से लेके 100, 9 से लेके 99 तक इनमें से नहीं आ रहा है। ये फैक्ट है, ये आपको याद करना ही है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये संख्याएं आए तो आपको कौन सा समास करना है? द्विगु समास करना है। इनके अलावा भले कोई भी संख्या आए उसमें आप कौन सा समास करेंगे? द्वंद्व समास करोगे। जैसे 45 आया तो 45 का समास वगैरह आप क्या करोगे? 40 और 5। क्या करोगे भाई? 40 और 5, 40 और 5। जैसे 15 आ गए, 15, इसका समास विग्रह क्या करोगे? 10, 10 और 5, 10 और 5। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर इन संख्याओं में से कोई सी भी संख्या देके आपको पूछे कि इनमें कौन सा समास है, तो आप कौन सा बताएंगे? द्विगु समास बताएंगे। इनके अलावा जो भी संख्याएं बच गई, या हम कह सकते हैं कि ये जो बीच वाली संख्याएं हैं, इन बीच वाली संख्याओं में कौन सा समास होगा?
द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा भाई? द्वंद्व समास होगा। लिख लीजिएगा। देखिए, अगले समास की हम बात करें। अगला समास कौन सा है अपना? द्वंद्व समास। कौन सा समास होता है भाई? द्वंद्व समास। अब देखिए, द्वंद्व समास का नाम आते ही आपके जहन में एक बात आनी चाहिए कि जब हमने समास की चर्चा करी थी कि समास के भेद कितने होते हैं, तो 4, 5 और 6 भेदों की जब हमने चर्चा करी, तो सबसे पहला आधार हमने लिया था कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद कितने होते हैं? 4 माने थे। और 4 भेद कौन-कौन से थे? कि जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो, वह कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, वो कौन सा समास होता है? वह तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष के ही 2 भेद माने जाते हैं। कौन-कौन से? एक तो द्विगु समास और एक कर्मधारय समास। उसके बाद हमने देखा कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं या उभय पद प्रधान जो समास होता है, वो कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। तो परिभाषा के संदर्भ में हम इसमें पहली बात तो क्या लिखेंगे कि इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, या मैं ये भी लिख सकता हूं कि उभय पद प्रधान समास। उभय पद प्रधान समास, ठीक है। और देखिए, उभय पद प्रधान समास होता है और इस समास का जो सामासिक पद होता है, सामासिक जो पद होता है, ये सामासिक पद का जब हम समास विग्रह करेंगे, सामासिक पद का जब हम समास विग्रह करेंगे, तो समास विग्रह करते समय हम किन किन का प्रयोग करते हैं दोनों पदों के मध्य? और, या, अथवा, आदि इत्यादि। ठीक है, सामासिक पद जब बनाते हैं द्वंद्व समास में, तो हम इन योजकों का या इन विभक्तियों का क्या कर देते हैं भाई? लोप कर देते हैं। और जब समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के मध्य हम ये चिन्ह रख देते हैं, और, या, अथवा, आदि इत्यादि। ठीक है। या हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, परिभाषा के संदर्भ में बात करें तो क्या होगी? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा देखिए, यहां से आपको एक अलग बात सुनने को और देखने को मिलेगी, वो आप याद रखनी है आपको, कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा एक दूसरे के विलोम, क्या? एक दूसरे के विलोम व विलोम जैसे हो, एक दूसरे के विलोम तथा एक दूसरे के विलोम जैसे हो। अब आप कहेंगे, बोले विलोम क्या होते हैं? तो विलोम का अर्थ क्या होता है भाई? विपरीत या फिर उल्टा। विलोम का अर्थ क्या होता है? विपरीत या उल्टा। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा ये दोनों पद एक दूसरे के विलोम हो सकते हैं या फिर विलोम के जैसे हो, वहां कौन सा समास होगा? वहां द्वंद्व समास माना जाता है। वहां
द्वंद्व समास होगा। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और ये एक दूसरे के क्या हो, विलोम हो या फिर विलोम के जैसे हो, वहां कौन सा समास होगा? वहां पे कौन सा समास होगा? वहां पे द्वंद्व समास माना जाता है। कौन सा समास माना जाता है? द्वंद्व समास माना जाता है। अब देखिए द्वंद्व समास में हम और बातें करें तो द्वंद्व समास के भेद भी माने जाते हैं। तो विग्रह के आधार पर, किसके आधार पर? विग्रह के आधार पर यदि आपसे द्वंद्व समास के भेद पूछ ले, विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास के भेद, विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास के यदि आपसे भेद पूछ लिए जाएं तो विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास के भेद होते हैं 3। कितने भेद होते हैं भाई? 3 भेद माने जाते हैं। और ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं? देखिए सबसे पहला जो प्रकार माना जाता है वो माना जाता है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास के भेदों की यदि हम चर्चा करते हैं तो भेद कौन कौन से होते हैं? इतरेतर द्वंद्व होता है, एक विकल्प द्वंद्व होता है। कौन सा होता है भाई? विकल्प द्वंद्व। और एक होता है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व। विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास के भेदों की हम चर्चा करें तो द्वंद्व समास के कितने भेद माने जाते हैं? 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इतरेतर द्वंद्व, एक होता है विकल्प द्वंद्व और एक कौन सा होता है? समाहार द्वंद्व। अब हम देखेंगे कि इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, विकल्प द्वंद्व में क्या होता है और समाहार द्वंद्व का जो जो भी उदाहरण होंगे उन उदाहरणों का समास विग्रह हम किस प्रकार से करते हैं। देखिए विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास के जो 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, विकल्प द्वंद्व और एक कौन सा है? समाहार द्वंद्व। अब इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व। कौन सा है भाई? इतरेतर द्वंद्व। दूसरा कौन सा है? विकल्प द्वंद्व। दूसरा कौन सा है? विकल्प द्वंद्व। और तीसरा कौन सा है? समाहार द्वंद्व। अगला कौन सा है? समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, विकल्प द्वंद्व और एक कौन सा होता है? समाहार द्वंद्व। अब हम देखेंगे कि इतरेतर द्वंद्व किसे कहते हैं, विकल्प द्वंद्व किसे कहते हैं और समाहार द्वंद्व किसे कहते हैं। देखिए इतरेतर द्वंद्व के बारे में सबसे पहले जो बात है वो क्या है? दो संज्ञा पदों को मिलाकर, दो संज्ञा पदों को मिलाकर जो समस्त पद, समस्त पद बोल दो या सामासिक पद बोल दो, बनाया जाता है, समस्त पद या फिर सामासिक पद बनाया जाता है, वहां कौन सा समास होता है भाई? समास होता है, इतरेतर द्वंद्व समास होता है। जहां
दो संज्ञा पदों को मिलाकर समस्त पद बनाया जाता है, वहां कौन सा समास माना जाता है? इतरेतर द्वंद्व माना जाता है। वहां कौन सा समास माना जाता है भाई? इतरेतर द्वंद्व माना जाता है। और दो संज्ञा पदों को मिलाकर का मतलब क्या है कि प्रथम पद भी कोई संज्ञा होगा और द्वितीय पद भी क्या होगा? कोई संज्ञा ही होगा। और इतरेतर द्वंद्व समास के जो भी उदाहरण होंगे, इतरेतर द्वंद्व समास के जो भी उदाहरण होंगे, इनका समास विग्रह करते समय हम क्या करेंगे? इतरेतर द्वंद्व समास में विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य किसका प्रयोग करते हैं? और का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई? और का प्रयोग करते हैं। यानी कि प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच में हम क्या रख देते हैं? और का प्रयोग करते हैं। और जब और का प्रयोग करते हैं तो ये किसका समास विग्रह हो गया? इतरेतर द्वंद्व समास का समास विग्रह हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार हम विकल्प द्वंद्व के बारे में देखें कि विकल्प द्वंद्व में क्या देखने को मिलता है। देखिए, विकल्प द्वंद्व के जो भी क्या होंगे, जो भी उदाहरण होंगे, वो क्या होंगे? सदैव विलोम। विकल्प द्वंद्व में जो भी उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, वो सदैव या हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? विलोम होंगे या विलोम शब्द होंगे। इतरेतर में क्या होता है? इतरेतर में एक बात और आपको याद रखनी है, और वो क्या है? इसमें जो भी उदाहरण होंगे या इतरेतर द्वंद्व समास के जो भी उदाहरण हैं, ये या तो क्या होंगे? विलोम, या कैसे होंगे भाई? विलोम जैसे होंगे। देखिए, इतरेतर द्वंद्व में भी विलोम शब्द भी हो सकते हैं और विलोम जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन विकल्प द्वंद्व के जो भी उदाहरण होंगे वो हमेशा ही क्या होंगे? सदैव विलोम ही होंगे। सदैव क्या होंगे? विलोम ही होंगे। जैसे माता का पिता होता है तो इसमें सदैव विलोम शब्द देखने को मिलेंगे। इसमें विलोम के जैसे भी हो सकते हैं, इसमें विलोम शब्द के जैसे भी शब्द दिखाई दे सकते हैं। और विकल्प द्वंद्व में जब हम समास विग्रह करेंगे, विकल्प द्वंद्व के जो भी उदाहरण होंगे, इनमें देखिए विकल्प नाम से स्पष्ट हो रहा है, विकल्प नाम से स्पष्ट हो रहा है कि दो में से कोई एक। तो जब आप इसका समास विग्रह करेंगे, क्या करेंगे भाई? समास विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य किसका प्रयोग करेंगे? या फिर अथवा। या तो आप किसका करेंगे? या का प्रयोग करेंगे, या फिर आप किसका प्रयोग करेंगे? अथवा का प्रयोग करेंगे। मध्य या अथवा का प्रयोग करेंगे। ठीक है। विकल्प द्वंद्व समास के जो भी उदाहरण हैं, उनका समास विग्रह करते समय आप क्या करेंगे भाई? दोनों पदों के मध्य या तो आप क्या लगाएंगे? या फिर अथवा का प्रयोग करेंगे और इनका समास विग्रह कर देंगे। समास विग्रह किस प्रकार से करेंगे वो भी हम देखेंगे। एक होता है समाहार द्वंद्व। क्या होता है? समाहार द्वंद्व। और समाहार द्वंद्व में जो शब्द हमें दिखाई देंगे या फिर उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे, वो उदाहरण कैसे होंगे भाई? एक तो सदैव बहुवचन के शब्द होंगे। क्या होंगे? सदैव बहुवचन। ऐसे शब्द जो हमेशा ही किसमें रहते हैं? बहुवचन।
बहुवचन का मतलब क्या होता है? जिनकी संख्या एक से अधिक मानी जाती है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की या वस्तुओं की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? वचन, यानी कि सॉरी बहुवचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के माने जाते हैं हिंदी में, एक तो होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। जहां पे एक होने का बोध हो, जहां पे एक होने का बोध हो वहां पे एक वचन, और जहां एक से अधिक होने का बोध होता है वहां पे कौन सा वचन होता है? बहुवचन। तो देखिए समाहार द्वंद्व में जो भी उदाहरण होंगे वो सदैव कैसे होंगे? बहुवचन के उदाहरण होंगे या बहुवचन शब्द होंगे। और समाहार द्वंद्व में आपको देखने को मिलेगा सार्थक और निरर्थक शब्दों का योग। सार्थक और निरर्थक शब्द, सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक और निरर्थक का मतलब क्या होता है? सार्थक का मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। निरर्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकले। सार्थक और एक होता है निरर्थक। सार्थक और निरर्थक शब्दों का योग आपको कौन से समास के उदाहरणों में देखने को मिलेगा भाई? समाहार द्वंद्व में। सदैव बहुवचन के शब्द कौन से में देखने को मिलेंगे? समाहार में। सदैव विलोम शब्द कौन से में देखने को मिलेंगे आपको? विकल्प में। और विलोम या विलोम जैसे कि इसमें देखने को मिलेंगे इतरेतर द्वंद्व में। ठीक है। और इसमें देखिए जब समाहार द्वंद्व के जो भी उदाहरण होंगे इनका समास वगैरह करते समय आप क्या करेंगे? आपको बीच में कुछ नहीं लगाना है, दोनों पदों के अंत में, दोनों पदों के अंत में आपको क्या लगाना है? या तो आप लगाएंगे आदि, या तो आप क्या लगाएंगे? आदि, या फिर क्या लगाएंगे आप? इत्यादि। दोनों पदों के अंत में आप क्या लगाएंगे? या तो लगाएंगे आदि या फिर लगाएंगे इत्यादि। ठीक है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने लिखा माता पिता। क्या लिखा? माता पिता। अब माता पिता शब्द का हम समास वगैरह करें तो यदि इतरेतर द्वंद्व के हिसाब से हम इसका समास वगैरह करेंगे तो इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा? माता और पिता। क्योंकि इतरेतर द्वंद्व समास में हमने क्या देखा कि दोनों पदों के मध्य इसका समास वगैरह करते समय दोनों पदों के मध्य हम किसका प्रयोग करेंगे भाई? और का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? और का प्रयोग करेंगे। माता पिता शब्द का यदि हम विकल्प द्वंद्व के अनुसार समास वगैरह करते हैं तो इसका समास वगैरह क्या होगा? माता या पिता। जैसे स्कूल वगैरह में कोई प्रोग्राम होता है तो उस प्रोग्राम में जैसे उस स्कूल के जो भी अध्यापक गण होते हैं उनके द्वारा आपको कहा जाता है कि कल आप स्कूल में आए तो आप अपने माता और पिता दोनों को लेके आना। तो माता और पिता दोनों के लिए बोले तो क्या होगा? इतरेतर द्वंद्व के हिसाब से इसका समास वगैरह हो जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन दिया जाए, विकल्प दिया जाए कि माता या फिर पिता, माता या पिता दोनों में से कोई एक। अगर दोनों में से विकल्प दे दें, दोनों में से कोई एक की बात हो तो फिर आपको किस तरीके से समास वगैरह करना है? विकल्प द्वंद्व के अनुसार। और मान लीजिए आपके घर में माता पिता के अलावा किसी व्यक्ति के बारे में बोला जाए कि माता पिता हो तो ठीक है, नहीं हो तो आपके परिवार में जो भी है उनको आप यहाँ पे लेके आना। तो देखिए समाहार द्वंद्व के अनुसार यदि इस माता पिता शब्द का हम समास वगैरह करते हैं तो क्या होगा? जैसे है इनको ऐसे की ऐसे रख दीजिएगा। माता पिता दोनों पदों को रखने के बाद में क्या करना है? आदि लगाना है। क्या लगाना है भाई? आदि लगाना है। एक बात आपको और याद रखनी है कि जब दो पद हो, क्या केवल दो ही पद हो तो दो पदों के अंत में आपको क्या लगाना है? आदि। और यदि दो से अधिक पद हो तो वहां पे आपको क्या लगाना है? इत्यादि। क्या लगाना है? इत्यादि। जैसे एक शब्द आता है कंद मूल फल। शब्द क्या आता है?
कंद मूल फल, तो इसके आगे आप आदि लगाएंगे या फिर इत्यादि। तो देखिए यहाँ पे 3 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 पद आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 2 से अधिक आपको जहां पद दिखाई दे उनके अंत में आपको क्या लगाना है? इत्यादि। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? कंदमूल फल इत्यादि। और माता पिता क्या हो गया? माता पिता आदि। कौन से समास की बात कर रहे हैं हम? द्वंद्व समास की। विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? 3। एक तो होता है इतरेतर द्वंद्व, एक होता है विकल्प द्वंद्व और एक होता है समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है? 2 संज्ञा पदों को मिलाकर एक समस्त पद बनाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास के जो भी उदाहरण होंगे वो या तो विलोम होंगे या फिर विलोम के जैसे होंगे, और इनका समास विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य हम क्या लगा देते हैं? और का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हमने आगे बात करी विकल्प द्वंद्व की। विकल्प द्वंद्व के जो भी उदाहरण होते हैं वो सदैव किसमें होंगे? विलोम होंगे, सदैव विलोम शब्द होंगे। और इनका विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य हम किसका प्रयोग करते हैं? या का और अथवा का। किसका प्रयोग करते हैं? या और अथवा का। ऐसे ही अगला जो भेद है वो कौन सा है? समाहार द्वंद्व है। और समाहार द्वंद्व में जो भी उदाहरण देखने को मिलेंगे वो हमेशा ही कैसे होंगे? बहुवचन के होंगे। और सार्थक और निरर्थक शब्दों का योग आपको दिखाई देगा। जैसे हम हमारे घर पे कोई मेहमान वगैरह आता है तो उससे पूछते हैं कि आप चाय वाय पियेंगे? चाय वाय। यहाँ पे देखिए चाय जो शब्द है वो सार्थक है, लेकिन वाय शब्द यहाँ पे सार्थक नहीं है, यहाँ पे क्या है? निरर्थक है। हम जैसे घर पे खाना बनाते हैं तो हम किसी को कहते हैं भाई खाना वाना खा लिया क्या, या खाना वाना बना लिया क्या? तो खाना जो शब्द है वो सार्थक है, वाना जो शब्द है वो क्या है? निरर्थक है। ठीक है। तो ऐसे ही सार्थक और निरर्थक शब्दों का योग जहां दिखाई दे वहां पे कौन सा समास होगा? समाहार द्वंद्व समास होगा। और इनका समास वगैरह करते समय दोनों पदों के अंत में क्या लगाएंगे भाई? आदि या फिर क्या लगाते हैं? इत्यादि। ठीक है। अब इनके हम उदाहरणों की चर्चा करें। आप इसी क्रम से इनके उदाहरण में लिख लेना। मैं 3 लाइनों में उदाहरण लिख रहा हूं। सबसे पहले हम उदाहरण लिखेंगे इतरेतर के, उसके बाद में लिखेंगे विकल्प के और उसके बाद में लिखेंगे समाहार के। ठीक है। जैसे लिखिएगा, सबसे पहले इतरेतर द्वंद्व के लिखेंगे हम। सबसे पहले लिखो दाल रोटी। क्या लिखना है भाई? दाल रोटी। एक आप लिखो माँ बाप। क्या लिखना है? माँ बाप। उसके बाद में आप लिखो राम कृष्ण। राम कृष्ण। क्या लिखना है भाई? राम कृष्ण। आप लिख लीजिएगा बेटा बेटी। क्या लिखना है? बेटा बेटी। उसके बाद में आप लिख लीजिएगा नाक कान। नाक कान। आप लिख लीजिएगा कृष्णार्जुन। क्या लिखना है भाई? कृष्णार्जुन। जैसे आप लिख लीजिएगा बाही भाई बहन। क्या लिखना है आपको? भाई बहन। उसके बाद में लिख लीजिएगा हरिहर भी लिख लिए, हरिहर। देखिए ये सारे के सारे जो भी उदाहरण हैं ये किसके हैं? इतरेतर द्वंद्व के। किसके हैं? इतरेतर द्वंद्व के। और इतरेतर द्वंद्व समास के जो उदाहरण होते हैं इनका संधि ये सॉरी इनका समास विग्रह हम कैसे करेंगे? इतरेतर द्वंद्व समास के जो भी उदाहरण होते हैं इनका समास विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य हम किसका प्रयोग करेंगे? और का। किसका प्रयोग करेंगे भाई? और का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आप विकल्प द्वंद्व के उदाहरण लिखिएगा। जैसे
लिखो सुख दुख, पाप पुण्य। सुख दुख हो गया, पाप पुण्य हो गया। जैसे धर्म, धर्म का विलोम क्या होता है? कर्म। राग विराग। सुख दुख हो गया, पाप पुण्य हो गया, धर्म कर्म हो गया, राग विराग हो गया, जन्म मरण हो गया। क्या? जन्म मरण। जैसे यश, यश का क्या होता है? अपयश। यश का क्या होता है? अपयश। और उदाहरण लिख लीजिएगा। जैसे एक आय, आय का क्या विलोम क्या होता है? व्यय। आय व्यय। आयात, आयात का क्या करोगे? निर्यात। लिख लो। एक और लिख लीजिएगा आप, लाभ। लाभ का क्या होता है विलोम? हानि। देखिए इतरेतर द्वंद्व की बात करें तो यहाँ पे विलोम भी हो सकते हैं और विलोम जैसे भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो दूसरा प्रकार था वो कौन सा था? विकल्प द्वंद्व। कौन सा था भाई? विकल्प द्वंद्व। और विकल्प द्वंद्व के जो भी उदाहरण होंगे वो सदैव क्या होंगे? विलोम ही होंगे। सदैव क्या होंगे? विलोम। और इनका समास विग्रह करते समय हम क्या करते हैं? दोनों पदों के मध्य एक तो किसका प्रयोग करते हैं? और का। और एक किसका करते हैं? अथवा का। किसका प्रयोग करते हैं? और किसका प्रयोग करते हैं? या और अथवा का। अब आप समाहार द्वंद्व के उदाहरण लिखिएगा। जैसे मैं कहूं चाय वाय, चाय वाय। समाहार द्वंद्व में क्या देखने को मिलेगा? समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व में देखिए एक तो सदैव बहुवचन के शब्द देखने को मिलेंगे और एक क्या देखने को मिलेंगे? सार्थक और निरर्थक शब्दों का योग देखने को मिलेगा। जैसे चाय वाय, मैं कहूं पानी वानी। जैसे मैंने कहा खाना वाना, खाना वाना। क्या भाई? खाना वाना। जैसे हम कहें कपड़े, कपड़े लत्ते, कपड़े लत्ते। ठीक है। मार पीट, ये भी लिख लीजिएगा। मार पीट क्या होता है? मार पीट। जैसे आप कहें भला चंगा, ये भी होता है। लूट मार, लूट मार, ये क्या होता है? भला और चंगा। इनका जब समास वगैरह करेंगे तो इनके आगे क्या लगाएंगे भाई? अंत में क्या लगाते हैं? या तो हम आधी लगाते हैं, या तो हम क्या लगाते हैं? आधी। और या फिर क्या लगाते हैं? इत्यादि। या तो आदि का प्रयोग करते हैं या फिर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। और उदाहरण यदि आप लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा। जैसे चमक, चमक दमक, चमक दमक। और लिख लो। जैसे हम बोलते हैं बाल, बाल बच्चा। देखिए दोनों का मीन्स एक ही होता है, बाल और बच्चा। ये उदाहरण है, इनको आप लिख लीजिएगा। तो देखिए आज हमने किन किन की बात करी। सबसे पहले हमने कल वाली क्लास की बात करी कि कल हमने कौन कौन से समाज के प्रकारों की चर्चा करी थी। एक तो था
अव्ययी भाव समास और एक कौन सा था, कर्मधारय समास। आज की जो क्लास थी हमारी कहां से प्रारंभ हुई, द्विगु समास से। और द्विगु समास किन किन शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ क्या होता है वो अपन ने देखा। परिभाषा के बारे में बात करी तो परिभाषा क्या होती है कि जिस समास का प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची, और द्वितीय पद क्या हो, संज्ञावाची, और समूचा शब्द मिलकर किसी समूह का बोध करवाता है। किसका बोध करवाता है, समूह का बोध करवाता है, वहां कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। जैसे ये जो पाणिनि महोदय थे उन्होंने भी एक बात कही थी कि संख्या पदों पूर्व, जैसे बात क्या कही थी उन्होंने, संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु। संख्या पूर्व द्विगु का मतलब कि द्विगु समास में प्रथम जो पद होता है वो कैसा होता है, संख्यावाची होता है। कैसा होता है, संख्यावाची होता है। इसके उदाहरणों की हमने चर्चा करी, ये अन्य उदाहरण हैं, इनका आप समास वगैरह करना, और अगर नहीं आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में इनको रख सकते हैं। इसके बाद में हमने देखा कि 1 से लेके 10 तक, 10 से लेके 100 और 9 से लेके 99 तक की अगर संख्याएं आपको दे दे, पूछें कि इनमें कौन सा समास है, तो आप कौन सा समास बताएंगे, द्विगु समास बताएंगे। और इनके अलावा जो भी संख्याएं बच गई उन संख्याओं में कौन सा समास होगा भाई, द्वंद्व समास माना जाता है। इसके बाद हमने द्वंद्व समास की बात करी, और द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं। जब समास वगैरह करते हैं तो इनका प्रयोग करते हैं, किन किन का, और, या, अथवा, आदि इत्यादि का। और जब सामासिक पद बनाते हैं तो इनका हम क्या कर देते हैं, इनका लोप कर देते हैं। इनका क्या कर देते हैं भाई, लोप कर देते हैं। और विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास के कितने भेद माने जाते हैं, 3 भेद माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो है इतरेतर द्वंद्व, एक है विकल्प द्वंद्व और एक है समाहार द्वंद्व। विकल्प द्वंद्व क्या होता है, या विकल्प द्वंद्व में क्या क्या होता है, इतरेतर में क्या क्या होता है, और समाहार में क्या होता है, इनकी भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। इनसे संबंधित जो उदाहरण है वो भी हमने आपको लिखवा दिए हैं। तो आज तक हमारे जो समास के प्रकार हैं वो 4 प्रकार हो चुके हैं। कल वाली क्लास में 2 प्रकार हो चुके थे, 2 आज वाली क्लास में हो चुके हैं। समास के 2 भेद और बचे हुए हैं, वो कौन कौन से हैं, एक तो बहुव्रीहि समास बचा हुआ है और एक तत्पुरुष समास बचा हुआ है। तो इनकी चर्चा हम कल वाली क्लास में करेंगे, और कल हमारा जो समास बिंदु है वो क्या हो जाएगा, लगभग लगभग समाप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी को धन्यवाद, आप सभी को राम राम।